हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज के इस एक्ट में 1793 का चार्टर एक्ट हम देखने वाले। तो उसमें क्या क्या देखेंगे, इसका सिर्फ ओवरव्यू देंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम उस पर आए हुए एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए, 1793 का चार्टर एक्ट का मुख्य प्रावधान। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले। तो केंद्रीय प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरण देखने वाले। गवर्नर की शक्तियों में वृद्धि कैसे हो गई। बॉम्बे और मद्रास पर अधिक नियंत्रण लाया गया। प्रशासनिक और वित्तीय प्रावधान क्या थे। तो व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा। भारतीय राजस्व पर वेतन का भार बढ़ा। परिषद से सेनापति का अलगाव कैसे हो गया, ये सब आज के वीडियो में देखेंगे और उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साल था 1793। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ कह सकते हैं एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी। नहीं, वो एक साम्राज्य का रूप ले रही थी। लेकिन सवाल ये है कि इस बड़े बदलाव को एक कानूनी शक्ल कैसे दी गई। इसका जवाब हमें मिलता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। ये वो कानून था जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो असल सवाल यही है कि आखिर एक व्यापार करने आई कंपनी एक असली सरकार में कैसे बदल जाती है। सोचिए, 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक इसी मोड़ पर खड़ी थी। और ये जो चार्टर एक्ट था ना, ये बस एक दस्तावेज नहीं था। इसने इस सवाल का जवाब तो दिया ही, साथ ही कंपनी के भविष्य का पूरा नक्शा भी तैयार कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पावर और कंट्रोल की। देखिए, उस वक्त तक भारत में जो ब्रिटिश पावर थी वो थोड़ी बिखरी हुई थी। अलग अलग प्रेसिडेंसी अपने अपने हिसाब से काम कर रही थी। तो इस एक्ट का सबसे बड़ा मकसद था इन सारी बिखरी हुई ताकतों को एक जगह लाना, एक मजबूत चेन ऑफ कमांड बनाना, ताकि पूरे भारत पर एक सेंटर से, एक जगह से हुकूमत की जा सके। और इस सेंट्रलाइजेशन का, इस केंद्रीकरण का सेंटर कौन था? एक आदमी, गवर्नर जनरल। इस एक्ट ने क्या किया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो एक स्पेशल पावर मिली थी ना, उसे परमानेंट कर दिया। अब हर आने वाला गवर्नर जनरल अपनी ही काउंसिल के फैसलों को ओवररूल कर सकता था, उन्हें खारिज कर सकता था। मतलब आखिर में फैसला सिर्फ एक ही शख्स का होगा। इससे क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो गई और निर्णायक भी। अब लंबी लंबी बहसों की कोई जगह नहीं थी, बस एक हुक्म। और हाँ, ये कंट्रोल सिर्फ कलकत्ता तक ही नहीं था, इसे और बढ़ाया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के ऊपर भी ज्यादा अधिकार दे दिए गए। ये एक तरीका था ये पक्का करने का कि पूरे भारत में ब्रिटिश पॉलिसीज एक साथ एक ही दिशा में लागू हों। यहीं से एक यूनिफाइड कॉलोनियल सरकार की नींव पड़ी। अच्छा, पॉलिटिकल पावर तो ठीक है, लेकिन बिना पैसे के, बिना आर्थिक ताकत के वो अधूरी है ना? किसी भी साम्राज्य की असली ताकत तो उसका खजाना होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये खजाना क्या था? उसका ट्रेड मोनोपोली, मतलब भारत के साथ व्यापार करने का एक्सक्लूसिव अधिकार। और इस पर वो किसी और की नज़र बिल्कुल नहीं पड़ने देना चाहती थी। और इसीलिए इस एक्ट ने कंपनी को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। पूरे 20 साल, अगले 20 सालों के लिए भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार और बढ़ा दिया गया। ये कोई छोटा मोटा एक्सटेंशन नहीं था, ये एक तरह की गारंटी थी, एक जबरदस्त आश्वासन था कि कंपनी का आर्थिक दबदबा बना रहेगा और उसका शासन चलता रहेगा। तो ठीक है, सत्ता भी आ गई और पैसा भी। लेकिन एक अच्छी सरकार चलाने के लिए एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चाहिए, है ना? तो इस एक्ट ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल बदलाव किए जिससे ये औपनिवेशिक प्रशासन और बेहतर तरीके से काम करने लगा। और सबसे जरूरी बात, ये आर्थिक तौर पर ब्रिटेन पर निर्भर नहीं रहा, मतलब सेल्फ फंडिंग हो गया। इसी में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज भी था। वो ये कि अब कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर हो, ये जरूरी नहीं था। ऐसा क्यों किया गया? ये सिविल और मिलिट्री पावर के बीच एक साफ लाइन खींचने की कोशिश थी, ताकि सरकार का काम और सेना का काम एक दूसरे में दखलंदाजी न करें। एक क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर। और अब आते हैं इस एक्ट के शायद सबसे सबसे असरदार और विवादित हिस्से पर। सवाल ये था कि लंदन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा है, जो भारत के शासन को कंट्रोल करता है, उसके मेंबर्स और स्टाफ की सैलरी कौन देगा? ब्रिटिश सरकार? नहीं। इस एक्ट ने तय किया कि उनका सारा वेतन, सारा खर्चा भारत के रेवेन्यू से, यानी भारतीय खजाने से दिया जाएगा। इसे सीधे सीधे कहें तो भारत पर हुकूमत करने का पूरा खर्चा अब खुद भारत को ही उठाना था। यहीं से ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन की निकासी की जो थ्योरी है, उसकी जड़ें और भी गहरी हो गईं।
तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक मोनोपोली और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव, तो इस एक्ट का असली मतलब क्या निकल कर आता है? ये सिर्फ कुछ छोटे-मोटे बदलाव नहीं थे। नहीं, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट था, एक पूरी रूपरेखा थी। 1793 का ये ब्लूप्रिंट एकदम साफ था। पहला, पॉलिटिकल पावर को गवर्नर जनरल के हाथ में सेंट्रलाइज करो। दूसरा, इकोनॉमिक दबदबे को अगले 20 सालों के लिए सिक्योर कर लो। और तीसरा, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाओ जो अपना खर्चा खुद उठाए, ब्रिटेन से पैसा ना मांगे। इन सब ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी से एक असल शासक बना दिया। ये बदलाव अब पक्का हो गया था। तो 1793 के चार्टर एक्ट ने एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव रखी जिसके नतीजे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि जब किसी देश पर शासन करने की कीमत उन्हीं लोगों को चुकानी पड़े जिन पर शासन हो रहा है, तो उस देश का, उस राष्ट्र का भविष्य क्या होता है? तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपने वीडियो तो देखा होगा, अब उस पर थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद उस पर आए हुए एमसीक्यूज देखेंगे। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट, उसका मुख्य प्रावधान कहता था, यह एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को मजबूत करके और गवर्नर जनरल के अधिकार को केंद्रीकृत करने, व्यापारिक एकाधिकार को जारी रखने और ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय नीति स्थापित करने के लिए बनाया गया था। तो इसमें केंद्रीय प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरण क्या हुआ था? तो गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि हो गई थी। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार मिला। बॉम्बे और मद्रास पर अधिक नियंत्रण हो गया। ये अपने हमने देखा है अभी वीडियो में। बंगाल के गवर्नर जनरल को अधीनस्थ प्रेसिडेंसी पर अधिकार दिए गए थे। ओके, प्रशासनिक और वित्तीय प्रावधान क्या हुआ था? तो व्यापार अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा था। भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 2 और 10 के लिए बढ़ा दिया गया। ओके, भारतीय राजस्व पर वेतन का भार हुआ था। भारतीय खजाना और नियंत्रण बोर्ड के सदस्य, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन अब भारतीय खजाने से दिया जाने लगा था। और परिषद से सेनापति का क्या होता? तो अलगाव, सर सेनापति तब तक परिषद का सदस्य नहीं था होता था जब तक विशेष रूप से नियुक्त न हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस पर आए हुए एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपको प्रीलिम में बहुत ही मदद करेगा। तो पहले एमसीक्यू ऐसा है कि 1793 के चार्टर अधिनियम ने किस कंपनी के व्यापार अधिकार को बढ़ाया था? इसका ऑप्शन है ए फ्रांसीसी कंपनी, बी डच कंपनी, सी ईस्ट इंडिया कंपनी, डी पुर्तगाली कंपनी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड, 1793 अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापार एकाधिकार कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष या डी 25 वर्ष। तो इसका आंसर है 20 वर्ष के लिए। ये हमने देखा है। थर्ड थर्ड क्वेश्चन, इस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को कौन सा अधिकार जारी रखा? ए पूर्ण सैन्य नियंत्रण, बी युद्ध एवं संधि करने का अधिकार, सी सभी राज्यों का विजय, डी राजस्व कर अधिकार। इसका आंसर है फ्रेंड्स बी युद्ध एवं संधि करने का अधिकार। चौथा, 1793 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो इसमें थे 4 परिषद में सदस्य थे। पांचवा, 1793 अधिनियम के ने कंपनी अधिकारियों को क्या सुविधा जारी रखी? ए व्यापार स्वतंत्र, बी निजी व्यापार पर रोक, सी वेतन के अलावा भत्ते डी न्यायिक अधिकार। तो इसका आंसर फ्रेंड्स सी वेतन के अलावा भी भत्ते। किस नीति के तहत कंपनी को भारतीय राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला? ए ड्यूअल पॉलिसी, बी नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, सी इंटरवेंशन पॉलिसी मजबूत किया या डी सब्सिडियरी अलायंस। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स इंटरवेंशन पॉलिसी मजबूत। 1793 चार्टर अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कौन सा प्रावधान था? ए सुप्रीम कोर्ट समाप्त हुआ, बी अधिकार घटाए गए, सी अधिकार यथावत या डी नए न्यायालय की स्थापना। इसका आंसर है सी अधिकार यथावत किए गए। 1793 अधिनियम ने कंपनी को ब्रिटिश संसद को क्या देना आवश्यक किया? ए वार्षिक भुगतान, बी सैनिक सहायता, सी वित्तीय रिपोर्ट या डी व्यापार सूची। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ए वार्षिक भुगतान देना शुल्क आवश्यक किया। इस अधिनियम ने कंपनी के राजस्व संग्रहण अधिकार को किससे प्रभावित किया? ए समाप्त किया या बी कम किया या यथावत किया या दोगुना किया? सी यथावत रखा गया है।
और 1793 चार्टर अधिनियम का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ए, कंपनी का शासन कमजोर करना। बी, कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण मजबूत करना। सी, भारतीय राज्यों को स्वतंत्रता देना। या डी, फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ा। इसका आंसर है बी, कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण मजबूत किया। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा बहुत सारा उत्साह बढ़ता है और ये बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसलिए अगर अच्छा लगे तो उस पर कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।